अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद की तरफ से ये पहली वीडियो अपलोड हो रही है। मेरे वो जो स्टूडेंट हैं जो पिछले 10 से 15 साल के दरमियान में मुझसे पढ़ के गए हैं, तो उनके पुरज़ोर इसरार पर अपना ये चैनल लॉन्च किया है। इसकी आज पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि कोरियन लैंग्वेज की जो बेसिक है, जहाँ से कोरियन लैंग्वेज ने स्टार्ट लिया, उसकी क्या थीम थी, क्या सोच थी, अल्फ़ाबेट किस तरह बनाए गए, उनकी जो कोरियन लैंग्वेज के हैं, उन्होंने अपनी सारी लैंग्वेज को 3 चीज़ों के ऊपर बेस किया है। ये जो सीधी आप लाइन देख रहे हैं, इसको वो ज़मीन कहते हैं। उसके बाद ये एक गोल दायरा है, या ओ इंग्लिश का वर्ड जो होता है अल्फ़ाबेट, या ज़ीरो की शक्ल का, इसको हम, ये कॉन्सोनेंट है, और इसको उन्होंने हेवन यानी जन्नत का नाम दिया है। उसके बाद ये सीधा खड़ा हुआ अलिफ या एक की शक्ल में जो लाइन बनाई गई है, इसको इंसान से तशबीह दी गई है। कोरियन फ़िलासफ़ी के अंदर, कोरियन लैंग्वेज की फ़िलासफ़ी के अंदर ये बुनियाद है कि इंसान ज़मीन पर आया और जन्नत में जाएगा। ये 3 बुनियादी फ़लसफ़ा है इस लैंग्वेज का, और इसी की बुनियाद के ऊपर और इसी की शक्ल को उन्होंने आगे मॉडरेट करके अपने अल्फ़ाबेट को तरतीब में दिया है। ये बेसिक 3 शक्लें आपको नज़र आएंगी कोरियन लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा कोई शक्ल नज़र नहीं आएगी। इसके साथ थोड़ा सा उन्होंने मोल्ड किया होगा अल्फ़ाबेट को। ये बुनियादी 3 वो हरूफ़ तहज्जी कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं कोरियन लैंग्वेज के, जो बेस करते हैं कोरियन लैंग्वेज को। आगे चलकर आप जब देखेंगे कॉन्सोनेंट और वावल पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं अशकाल को, या बेसिक जो हैं शक्लें, उनको उन्होंने मॉडरेट करके अपनी लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे तो कोरियन हिस्ट्री के अंदर आप जाएं तो आज से तकरीबन 400 साल पहले, तकरीबन 10वीं सदी से ये सिलसिला शुरू हुआ कोरियन ज़बान का। कोरिया जो है वो पहले चाइनीज़ और फिर बाद जापानीज़ के अंडर रहा है। तो बहुत से कल्चर इसके अंदर इंसर्ट कर गए हैं, यूरोपियन भी इसके अंदर कल्चर आ गया बाद अज़ां। लेकिन शुरू से ये चूँकि एक चाइनीज़ की कॉलोनी थी और चाइनीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिस्टम बनाया हुआ था। इनका कल्चर, इनका रहन सहन, तहज़ीब व तमद्दन, इनके मौसम, इनकी ज़मीन, इनकी जोग्राफियाई सिस्टम, वो सब चाइना के अंडर था। तो चूँकि ये शुरू से चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस हैं, उसके बाद ये अपने आप को चूँकि हंगुक कहते हैं। हंगुक का मतलब होता है कि एक ही मुल्क, एक ही ज़बान या एक ही कल्चर के लोग। तो बेसिकली जिनको हम दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग हैं, जिनके कलर्स की तकसीम के ऊपर ब्लैक, ब्राउन और वाइट, चाइनीज़ हों या जापानीज़ हों, उसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, ये जो आपको मशरक़ बईद जिसको कहते हैं हम, जहाँ से मशरक़ स्टार्ट हो रहा है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंडर थे। और इनके रंग, चेहरे के खद्दो-खाल, नैन नक्श, वो आपको एक जैसे लगेंगे, क्योंकि इनका मानना ये है कि हम एक बाप की औलाद हैं। हम इनको येलो वाइट की नस्ल कहा जा सकता है, इनको हम येलो वाइट कहते हैं। तो इनकी तकरीबन शक्लें भी आपको एक जैसी नज़र आएंगी, कद काठ भी इनके एक जैसे नज़र आएंगे, और ज़बान के लिखने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़ भी आपको सिमिलर लगेगा। अगर आप किसी को लैंग्वेज को नहीं जानते, तो फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, जापानीज़ से या कोरियन से या चाइनीज़ से, तो आपको नहीं पता चलेगा ये किस मुल्क का बंदा है, ये चाइनीज़ है या कोरियन है या जापानीज़ है। और उनकी लैंग्वेजेस भी एक जैसी आपको लगेंगी, लिहाजा उनमें फ़र्क आपको उनमें से फ़र्क निकालना मुश्किल आप लोगों के लिए। तो ये एक पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ
कोरियन लैंग्वेज का स्टडी की शुरू की है मैंने। और पहले तो स्टूडेंट मेरे पास डायरेक्टली पढ़ा करते थे, लेकिन अब चूँकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकी मुल्कों के अंदर भी अवेलेबल हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग हैं, जिनको उर्दू समझ आती है, तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम चला करेगा इस चैनल के अंदर, जिसमें सिर्फ उर्दू समझने वाले लोग, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या किसी और मुल्क के अंदर रहते हों, जिनको बुनियादी तौर पर उर्दू की समझ, बोलचाल या मीडिया में उर्दू को वो आसानी से समझ सकते हैं। तो ये उनके लिए एक लेक्चर का सिस्टम तरतीब दिया गया है। बुनियादी तौर पर आज कोरियन लैंग्वेज की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई उसको स्टडी करना है। वैसे तो अगर आप गूगल चेक करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में तकरीबन 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो कोरियन लैंग्वेज को बोलना, समझना, लिखना या पढ़ना जानते हैं। तो कोरिया की अपनी आबादी, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अपनी आबादी मिलाकर साउथ कोरिया की 4 करोड़ 80 लाख और तकरीबन नॉर्थ कोरिया की 2 करोड़ 40 लाख बनती है। उसके अलावा 20 लाख लोग चाइना में पाए जाते हैं। इसी तरह अमेरिका या जापान या दूसरे मुल्कों में तकरीबन 10 लाख लोग हैं जो कोरियन बेस्ड हैं, जो कोरियन लैंग्वेज बोलते हैं या कोरियन हैं बेस बुनियादी तौर पर। तो कोरियन लैंग्वेज को इंडोर्स किया है कोरियन लैंग्वेज सोसाइटी ने 1933 के अंदर। इनके अल्फ़ाबेट को तरतीब में लगाना और उसको इंडोर्स करने का जो सिस्टम बनाया है वो मॉडर्न सिस्टम 1933 में इसकी मंजूरी दी गई या इसको इंडोर्स किया गया। वैसे तो कोरियन लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए यह अल्फ़ाबेट का सिस्टम वो 10वीं सदी से शुरू है, लेकिन 1443 में आकर चौसन शीदे या चौसन गुल का रवाज शुरू हुआ। इसको हम चौसन बादशाह जो हैं उनका बादशाहत का जो ज़माना है उसको कहते हैं चौसन शीदे। इसका मतलब होता है चौसन बादशाहों का दौर सल्तनत। इससे पहले जो कोरियन अल्फ़ाबेट थे वो चाइनीज़ अल्फ़ाबेट से लिए गए थे। कोरिया का अपना कोई अल्फ़ाबेट नहीं था। बोलने में वो कोरियन थी, लेकिन लिखने में चाइनीज़ अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत मुश्किल था। उस वक़्त के जो स्टूडेंट्स थे और टीचर थे उनको बड़ी मुशक्क़त उठाना पड़ती थी। और चूँकि वो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में टीचर सज़ाएं देते थे और सज़ाएं बहुत शदीद नौइयत की होती थी। सख्त सर्दी में दरिया में खड़े करके, पानी के अंदर खड़े करके ठंडे पानी में तो बच्चों को पढ़ाया जाता था कोरियन ज़बान को चाइनीज़ अल्फ़ाबेट के तहत। तो उससे बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जान से जाते थे। तो जब उस वक़्त के बादशाह किंग सेजोंग को ये बातें पता चली या उसने महसूस की, तो वो एक इल्मदोज़ शख्सियत था। उसने सोचा कि मेरी कौम जो है वो इतनी मुशक्क़त उठाती है किसी और मुल्क की ज़बान के अल्फ़ाबेट पढ़ के, क्यों ना हम ऐसी एक अपनी ज़बान ईजाद करें जो लिखने में आसान हो और इंतहाई आसान होने के बाद जो है हमारा नॉलेज जो है वो अगली नस्ल को ट्रांसफ़र हो। हम चाइनीज़ अल्फ़ाबेट से जान छुड़वाएं और अपना एक लैंग्वेज का सिस्टम बनाएं। उस वक़्त कई सालों पर एक बोर्ड तश्कील दिया गया उस वक्त के माहिर जो तालीम थे उनका, जिनको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। वो माहिर तालीम बैठ कर उन्होंने काफ़ी अर्सा लगा कर, तकरीबन चंद एक साल लगा कर, तो ये कोरियन अल्फ़ाबेट की तश्कील दिया और उसकी बुनियाद रखी इन 3 अल्फाज के ऊपर, इन 3 अल्फ़ाबेट के ऊपर। इसमें कॉन्सोनेंट और वावल वो आगे पढ़ाएंगे, कौन से कॉन्सोनेंट हैं, कौन से वावल हैं, कोरियन ज़बान के लिखने का तरीका क्या है और उसको पढ़ने का क्या तरीका है। लिखने का तरीका और उसको पढ़ने का तरीका एक डिफरेंस मोड है। बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ लिखा होगा लेकिन आगे कुछ और लफ्ज़ आएगा तो वो पढ़ने का अंदाज़ बदल जाएगा। अगर वो अज़ ख़ुद एक अकेला लफ्ज़ है तो उसका पढ़ने का अंदाज़ और है, उसके साथ फिर अटैच दूसरा लफ्ज़ है तो फिर पहले वाला लफ्ज़ का पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा चेंज हो जाएगा, तरतीब उसकी बदल जाएगी, आपकी अदायगी जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आएगी। और वो जो अल्फ़ाबेट अपनी एक आवाज़ निकालते हैं वो आवाज़ भी डिफरेंट हो जाएगी।
तो आगे चल के अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। हमारा ये सिलसिला कई वीडियो पर मुहित होगा जिसमें सिर्फ हम बेसिक कोरियन लैंग्वेज का बताएंगे स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं या इंडियन स्टूडेंट हैं जिनकी लैंग्वेज कोरियन नहीं है, वो इंग्लिश है या कोई और है, तो उनको बुनियादी तौर पर कोरिया के अल्फ़ाबेट को, कोरियन लैंग्वेज हिस्ट्री को समझे बगैर आगे बढ़ेंगे तो उनको परेशानी होगी। वो समझ नहीं पाएंगे कि लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज हो रही है, ये कैसे शक्लें बनी हैं। कोरिया ने जब अपने अल्फ़ाबेट बनाए तो वो चूँकि एक रिसर्च की बुनियाद पे बनाए गए थे तो उनको आसान बनाया गया, साइंटिफिक असूल के मुताबिक बनाया गया। कोरियन लैंग्वेज में मुन कहते हैं दरवाज़े को, और मुन का पहला लफ्ज़ उन्होंने बनाना था एम से या मीम से। तो शक्ल उन्होंने ज़हन में रखी दरवाज़े की। दरवाज़े की शेप आप जानते हैं कि डोर तकरीबन इस शक्ल का होता है। तो उन्होंने चूँकि मुन लिखना था और दरवाज़ा कोरियन ज़बान में मुन कहते हैं दरवाज़े को, तो उन्होंने उसका पहला लफ्ज़ मियम इस्तेमाल बनाया, जिसका उर्दू में हम इसको मीम और इंग्लिश में एम कहेंगे। तो इसकी शेप इस तरह होगी और इसको हम कहेंगे मी ओम। कोरिया के जो अदायगी का लफ्ज़ है ना, किसी अल्फ़ाबेट को हमने कैसे अदा करना है, वो उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा कि लफ्ज़ कौन सी आवाज़ देगा ये लफ्ज़। तो उसका जो नाम है, जैसे ए को हम ए लिखते हैं और बी को ऐसे लेकर बी पढ़ा जाता है, ठीक है। कोरियन में ऐसे नहीं है, ठीक है। कोरियन में इसको बीओप कहेंगे, शुरू में भी बे आएगा या बी आएगा और एंड पे भी बी आएगा। इसी तरह मियम के मीम शुरू में भी है, एंड भी मीम से हो रहा है, तो ये एक मीम ही बना। तो इसको हम कहेंगे ये मियम है। जहाँ पर भी मीम कोरियन ज़बान में एम लगाया जाएगा तो वो ये शेप होगी, ये अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होगा एम के लिए। इसी तरह कोरियन ज़बान में सन कहते हैं पहाड़ को, सन। उर्दू में हम इसको कहेंगे पहाड़ और इंग्लिश में कहेंगे माउंटेन। तो ये इसकी शक्ल जो कि पहाड़ की, हमेशा आप देखेंगे कि एक ऐसे चोटी बनेगी होगी और ऐसे सिलसिला होगा पहाड़ों का। तो इसकी शक्ल जो है वो एक पहाड़ से ली गई है। तो सन जब उन्होंने लफ्ज़ लिखा जिसको हम पहाड़ कहेंगे, तो उसका पहला लफ्ज़ उन्होंने सियत इसी पहाड़ की निस्बत से लिया। माउंटेन की शक्ल को लेकर उन्होंने सियत ईजाद किया, जिसको उर्दू में सीन और इंग्लिश में एस लिखा जाता है। तो इसका जो बेसिक है वो सियत है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कोरियन लैंग्वेज के अंदर। वही जो बुनियाद आपको बताई थी कि ये जो है सारम यानी इंसान, उसके बाद ये आपकी जन्नत और ये आपके अर्थ यानी ज़मीन आ गई। तो इन्हीं को ही थोड़ा सा मॉडरेट कर कर उन्होंने सन बनाया और सियत लिखा गया। मियम के अंदर भी आपको वही लाइनें जो हो चौकोर हालत में मिलेंगी, तो वो मियम बनेगा। तो ये बुनियादी जो 3 शक्लें हैं इनको आपने याद रखना है। आगे चलकर इन्हीं शक्लों से लफ्ज़ बनेगा, कोरियन अल्फ़ाबेट बनेंगे और लिखने और पढ़ने में आपको आसानी होगी। इन्हीं को मॉडरेट कर कर उन्होंने आगे अपने पूरे कॉन्सोनेंट और वावल की तरतीब बनाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।